C-111 में मुल्क की एक बहुत ही कीमती चीज़ ले जाई जा रही है। उसके रवाना होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। रोक सकते हैं तो रोक लें। ये एक बहरी जहाज़ का नाम है और मैं उसी जहाज़ से बात कर रहा हूँ। अपना नाम नहीं बता सकता, जान का ख़तरा है। फ़ोन सुनकर महमूद ने रिसीवर रख दिया और दोनों की तरफ देखा। बहुत खौफनाक खबर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की स्टोरी खौफ का समंदर, इंस्पेक्टर जमशेद की सीरीज़ एपिसोड नंबर 4। मनसूबा बंदी करने वाले जानते थे कि किसी न किसी तरह तुम लोगों को ज़रूर खबर हो जाएगी और तुम जहाज़ पर ज़रूर आओगे। इसलिए तुम लोगों के बारे में हर तरह की मालूमात हमें फराहम की गई। तुम्हारा तरीक़ेकार भी बताया गया कि किस मौके पर तुम क्या कर सकते हो। ये भी बताया गया या किसी कमरे में कैद हो जाने के बाद तुम क्या करते हो, ये भी बताया गया। यही वजह है कि इस वक्त वो चाकू भी तुम लोगों के पास नहीं है जिसकी मदद से तुम लोग लोहे, लकड़ी या सीमेंट की दीवारों में सोराख कर लेते हो। इन तमाम बातों को सामने रख कर ही ये सारा इंतजाम किया गया था। और फिर यही नहीं, हम लोगों को इस महम पर भेजने वाले ने सोने पर सुहागा एक और काम भी किया। लगे हाथों वो भी बताता चलूं, यहाँ तक कहकर वो रुक गया। अब उसके चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट खेल रही थी और उस मुस्कुराहट में तंज भी था। उन्होंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी क्योंकि वो जान गए थे कि अब वो कोई खास बात कहने वाला है। वो भी चंद लम्हे तक उनकी तरफ देखता रहा। आखिर उसके होंठ हिले। हमें इस महम पर भेजने वालों की नज़रों में ये पहलू भी था कि तुम लोग ठहरे लड़ाई भड़ाई के बहुत माहिर, हर किस्म के हथियारों का इस्तेमाल जानते हो। जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट वगैरह तुम्हारे घर की लौंडियां हैं। अब तुम जैसों के मुकाबले में बेचारा जहाज़ का कप्तान कैसे जंग कर सकता था या उसका अमला किस तरह लग सकता था। हम सब तो तुम्हारे मुकाबले में पहले मरहले पर ही मार खा जाते और सारा मनसूबा धरे का धरा रह जाता। इस पहलू को सामने रखकर भी उन लोगों ने काम किया। यहाँ तक कहकर वो फिर खामोश हो गया। बहुत खूब, वो लोग वाकई अक्लमंद हैं, दाद देनी पड़ेगी उनकी अक्ल की। तो फिर उन्होंने इसका क्या इलाज सोचा? इसका इलाज ये सोचा कि अमले में माहिर तरीन सुराग रसां जंगजू और जदीद असले के माहिर तरीन हमारे साथ किए गए। ओहो अच्छा, मारे हैरत के उनके मुंह से निकला। हाँ, अब तुम कह सकते हो। यहाँ तो ऐसी कोई शख्सियत नज़र नहीं आई। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। क्या मतलब? क्यों नहीं कह सकते? राडक पीटर ने कदरे हैरान होकर कहा। बल्कि मेरे साथी भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें तुम सब से मुलाकात करने का मौका कब मिला है। उन्होंने फौरन कहा। चलो खैर, यूं ही सही, तुम लोगों को यहाँ घूमने फिरने का मौका नहीं मिला, वो भी तुम लोगों को दिया जाएगा। तुम घूम फिर कर बता देना कि वो शख्स कौन है जिसे इस सारे मामले की बागडोर सौंपी गई है। अगर हमें मौका दिया गया तो हम ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह। बहुत खूब, मेरे इन साथियों ने पसंद किया तो ऐसा किया जाएगा। फिलहाल तो हम इंतज़ार करेंगे। उसके लहजे में गहरा तंज था। किस बात का? इस कैद खाने से निकलने का। अच्छी बात है, आप जाएं और हमें अपना काम करने दें। हमारी और आपकी मुलाकात अब अरशे पर ही होगी इंशाअल्लाह। ज़रूर, क्यों नहीं, ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ गया। उसके साथी भी उस पर नज़र डालकर सीढ़ियों की तरफ रुख करके गए। जल्द ही वो ऊपर जाते हुए नजर आए। चलो अपना काम शुरू करें, इंस्पेक्टर जमशेद पुरसकून अंदाज में बोले। लेकिन अब्बा जान, चले कहाँ? हमें तो यहाँ रहकर अपना काम करना है। फारूकी ने मुंह बनाया। दूसरे भी मुस्कुराने लगे। वही अब सब उस कोठरी का जायज़ा लेने लगे।
इंस्पेक्टर जमशेद ने सबसे पहले सलाखों पर तवज्जो दी। सलाखें बहुत मजबूत थी। उन्होंने उस पर जोर लगाया और जान लिया कि हाथों से कम अज कम इन सलाखों को मोड़ा या टेढ़ा नहीं किया जा सकता। जहाज के फर्श से दरवाज़ा सिर्फ 3 इंच ऊंचा था, यानी उनमें से दुबला तरीन फर्द लेट कर भी नहीं निकल सकता था। वहां से वापस पलटकर उन्होंने दीवारों को देखा। दीवारें मजबूत लकड़ी की थीं और हाथों से उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता था। दरवाजे के सामने वाली दीवार के ऊपर एक रोशनदान था और उसकी नजरें उस पर जम गईं। तुम उस रोशनदान को देख रहे हो? उनके लहजे में दबा दबा जोश था। जी हाँ, मेरा ख्याल है फरजाना उसमें से निकल सकती है और इंसानी सीढ़ी के जरिए फरजाना के हाथ उस रोशनदान तक जा सकते हैं। लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि उस रोशनदान की दूसरी तरफ क्या है। देख लेते हैं। चलो बनाओ इंसानी सीढ़ी। खान रहमान, तुम मेरे कंधों पर सवार हो जाओ। तुम्हारे कंधों पर महमूद खड़ा होगा। उम्मीद है इतनी ऊंची सीढ़ी से काम चल जाएगा। रोशनदान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं। आन की आन में सीढ़ी बनाई गई। अब फरजाना उस सीढ़ी पर चढ़ गई और उसके दोनों हाथ आसानी से रोशनदान तक पहुंच गए। अब वो हाथों की मदद से ऊपर उठी और सर रोशनदान में दाखिल कर दिया। जल्द ही उसने सर निकाल लिया और नीचे छलांग लगा दी। उसके चेहरे पर खौफ ही खौफ था। क्या बात है, ऐसा क्या देख लिया? फारूकी ने बुरा सा मुंह बनाया। उस तरफ सिर्फ एक तंग सी गली है, बिल्कुल पतली सी, जो ऊपर की तरफ जा रही है। यानी ये जगह उन्होंने सिर्फ हवा के अखराज के लिए रखी है और बस। तुम्हारा मतलब है तुम उस तरफ नहीं जा सकोगी और किसी तरह चली भी जाओ तो कुछ नहीं कर सकोगी? हाँ, यही बात है। ठीक है, एक नज़र मैं इस गली को देखना चाहता हूँ। अब वो इंसानी सीढ़ी के जरिए रोशनदान तक पहुंचे। उन्होंने भी सर को रोशनदान से निकाल कर देखा और नीचे आ गए। फरजाना का ख्याल ठीक है, हम इस तरफ से नहीं निकल सकते। अब उन्होंने कमरे के फर्श की तरफ तवज्जो दी। लकड़ी के मोटे तख्तों को आपस में जोड़ा गया था। तख्ते पूरी मजबूती से जुड़े हुए थे। इस मौके पर उनके पास अगर महमूद का चाकू होता तो उनके लिए इस कोठरी से निकलना कोई मसला नहीं था। फर्श की तरफ से भी उनके निकलने का कोई अमकान नहीं था। अब इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। उन सब ने परेशान होकर उनकी तरफ देखा। गोया सब के जहनों में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा? फरजाना, इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज उभरी। जी, वो बोली। कहाँ गई आज तुम्हारी अकल? आवाज दो उसे। जी अच्छा महबूद, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। जी, उसने भी हंकारा भरा। अपनी बहादुरी को आवाज दो। जी अच्छा। फारूकी, जी, वो हकलाया। तुम जी कहते हुए हकलाए क्यों? इसलिए कि यहाँ तो कोई पाइप वगैरह नहीं है। वो सब मुस्कुरा दिए। फिर इंस्पेक्टर जमशेद ने उन सब को एक खुफिया इशारा किया और वो उनकी तरफ झुक गए। उन्होंने इशारों में कुछ कहा और उसे समझकर वो बहुत जोर से उछले। उन्होंने कहा कि ये लोग सामने की बात को नजरअंदाज कर गए और वो सामने की बात है कोठरी के दरवाजे पर लगा हुआ ताला। सलाखों से हाथ बाहर निकालकर ताला खोलने की कोशिश करना क्या मुश्किल है? उन्हें बस ये बात मालूम नहीं कि हम अच्छे अच्छे ताले खोल लेते हैं। बस ये लोग ये बात भूल गए। तो शुरू करें। इस वक्त नहीं, रात को जब ये सब लोग गहरी नींद में होंगे। लेकिन रात तक का इंतज़ार करना कौन सा आसान काम होगा? मजबूरी है। इससे पहले अगर हमने ये काम किया तो रास्ते में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। चलिए ठीक है, उन्होंने मुंह बनाया और फिर रात तक वो इधर उधर की बातें करते रहे। फिर उन्होंने ताले पर जोर आजमाई शुरू कर दी और आखिर 15 मिनट की कोशिश के बाद ताला खुल गया। उनके चेहरे खिल गए और वो कोठरी से बाहर निकल आए। पहले उन्होंने अपने जिस्मों को खूब हिलाया जुलाया, फिर आगे बढ़े। अब उनके सामने वो जंगला था जो उन तीनों कोठरियों के लिए मुश्तरका लगाया गया था। उसकी दूसरी तरफ भी बड़ा सा ताला था और उसको खोल लेने के बाद वो सीढ़ियों पर होते
और सीढ़ियों से जहाज के अर्शे पर पहुंचना जरा भी मुश्किल नहीं था। फिर जो ही इंस्पेक्टर जमशेद ने सलाखों से हाथ बाहर निकाल कर ताले को छुआ, उन्हें जबरदस्त झटका लगा और वो उछलकर अपने साथियों पर जा गिरे। सब एक दूसरे पर गिर गए। करंट इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला, ओहो, और उनके मुंह से मारे खौफ के निकला, और हम इस दरवाजे से करंट के होते हुए नहीं गुजर सकते, उसके लिए भी हमें उस तरफ जाना होगा। खान रहमान बड़बड़ाए। असल मसला ही तो उस तरफ जाने का है, प्रोफेसर दाऊद के मुंह से निकला। फिर फरजाना खोए खोए अंदाज में बोली, फिरकी चलाने का इरादा है क्या? फारूकी ने उसे घूरा। फरजाना ने खोए खोए अंदाज में कहा, हो क्या गया है? दिमाग को काबू में रखो। पहले फिर कर रही थी, अब मजबूरी है। अच्छा बस चुप रहो, अपनी मजबूरी को अपने पास रखो, काम आएगी। फारूकी ने झल्लाकर कहा। क्या काम आएगी? प्रोफेसर दाऊद बेख्याली के आलम में बोले। जी मजबूरी, और क्या? लो और सुनो, मजबूरी भी काम आने लगी। फरजाना को शायद कोई बात सूझ गई है, इंस्पेक्टर जमशेद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। साथ ही फरजाना ने आंखों से इशारा किया, जैसे कह रही हो, हाँ आपने ठीक अंदाज़ा लगाया। उन्होंने फौरन फरजाना को इशारा किया कि मुंह से कुछ ना कहे। साफ ज़ाहिर है उनकी आवाज़ें भी सुनी जा रही हैं। और उसके बाद इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा, करंट लगने से मैं शदीद कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, मैं लेट जाना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ से हद दर्जे कमज़ोरी टपक रही थी। वो परेशान हो गए, लेकिन जब उन्होंने गौर से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने आंखों के ज़रिए कहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और फरजाना की बात सुनना चाहता हूँ। चलिए आप कोठरी में लेट जाएं। सिर्फ कोठरी से निकल आने से मसला हल नहीं हो जाएगा, महमूद ने जल्दी से कहा। ठीक है, और फिर वो कोठरी में आ गए। अब उन्होंने इंस्पेक्टर जमशेद की तरफ देखा तो उन्होंने इशारों में कहा, फरजाना जो कुछ कहती है उसे समझने की कोशिश करो। उन्होंने फरजाना की तरफ देखा। उसके होंठों की हरकत से उन्होंने जान लिया कि वो क्या कहना चाहती है। उसके साथ ही फारूक की आंखों में भी खौफ समा गया। खौफ के साथ उनमें झंझलाहट भी नजर आई। आखिर वो इशारों में चिल्ला उठा, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन नहीं है तब भी करना होगा। सोचो, गौर करो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फरजाना पर पुरअसर अंदाज में बोली। फिर भी ज़रा सोचो, तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो हम कर सकते हैं, वरना फिर इस कोठरी में एड़ियाँ रगड़कर मरने की तैयारी करो। उन लोगों से रहम की उम्मीद रखना फजूल है। फरजाना ने बुरा सा मुंह बनाया। फारूकी, हम जानते हैं ये काम इंतहाई मुश्किल है, करीब करीब नामुमकिन, लेकिन ये हम सब की ज़िंदगियों का सवाल है। ना सिर्फ हम सब की ज़िंदगियों का, बल्कि उस शख्सियत की ज़िंदगी का भी जिसे ये लोग अगवा करके ले जा रहे हैं। ज़रा सोचो, हम उसी के लिए इस जहाज़ पर आए हैं। अगर हम नाकाम हो गए तो हम सब मारे जाएंगे, वो शख्स भी मारा जाएगा। क्या तुम अपने मुल्क का इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लोगे? इस पर फारूकी का सर झुक गया। आखिर उसने सर उठाया और इशारों में बोला, ठीक है, मैं ये काम करूँगा, अगरचे मैं जानता हूँ ये काम नहीं कर सकूँगा। ना, ये ना सोचो, ये यकीन लेकर उठो कि तुम ये काम ज़रूर कर गुजरोगे। अच्छी बात है अब्बा जान, फारूक ने पुरजोश अंदाज में कहा। सुनो फारूकी, नाकामी का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दो, उसके बगैर तुम कामयाब नहीं होगे। अगर वो जगह इतनी होती कि यह काम मैं कर सकता तो हरगिज़ तुम्हें ना जाने देता, लेकिन अब बहुत बहुत मजबूरी है। फरजाना बेशक तुमसे भी पतली है, लेकिन ये ऐसी चढ़ाई चढ़ने की माहिर नहीं है। इस काम के तो बस तुम ही माहिर हो। जैसा कि एक बार तुम्हें एक चिमनी में ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ा था,
جی ہاں ابا جان، مجھے یاد ہے۔ بس تو پھر فاروقی اللہ کا نام لے کر شروع ہو جاؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنا مشکل کام نہیں ملا ہوگا، لیکن تم بس یہ سمجھ لو کہ یہ کام نہ کیا جا سکا تو ہم یہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہاں سے نہ نکل سکنے کا اگر صرف اتنا نقصان ہوتا کہ ہم اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے تب بھی یہ کوئی اتنی زیادہ غلط بات نہ ہوتی، لیکن اب جیسا کہ جہاز پر ہمارے ملک کی ایک اہم ترین شخصیت کو یہ لوگ لے جا رہے ہیں تو ہم ایسا کیسے ہو جانے دیں؟ انسپکٹر جمشید کی آواز جذبات کی وجہ سے بھر آ گئی، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت فاروقی نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ کام ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے لیے انسانی سیڑھی بنائی گئی۔ وہ اس پر چڑھ کر روشن دان تک پہنچا، دونوں ہاتھوں کے بل اوپر اٹھا۔ روشن دان کے اوپر ہاتھ جمانے کے لیے جگہ مل گئی۔ اس طرح اس نے پہلے اپنی ٹانگیں روشن دان سے دوسری طرف گرا دی، پھر پلٹ کر اوندا ہوا اور سر بھی دوسری طرف نکال لیا۔ اب وہ دونوں ہاتھوں سے روشن دان کو پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ جہاز کی دیواریں لکڑی کے تختوں کی تھی اور ایک دوسرے کو جوڑ کر بنائی گئی تھی، اور دو تختوں کے درمیان پاؤں کی انگلیاں جمانے کی جگہ موجود تھی۔ اس نے ایک پاؤں کیبن کی دیوار پر جمایا اور دوسرا پاؤں سامنے والی دیوار پر، پھر ایک ہاتھ اس طرف کی دیوار کے اوپر جمایا اور دوسرا ہاتھ دوسری دیوار پر۔ اس طرح دایاں پاؤں اوپر اٹھایا اور اوپر والے تختے پر رکھ دیا، پھر بایاں پاؤں کے بل پر بازو اوپر اٹھایا اور اس طرح وہ ایک تختہ اوپر چڑھ گیا، اور اس کے دونوں ہاتھ بھی ایک تختہ اوپر چلے گئے۔ اب اسے اسی طرح ایک ایک تختہ کر کے اوپر اٹھنا تھا اور عرشے تک جا پہنچنا تھا۔ عرشے پر اسے کیا حالات پیش آ سکتے تھے اس طرف انہوں نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا پہلا مرحلہ عرشے پر پہنچنا تھا۔ ایک تختہ اوپر چڑھنے پر بھی اسے اپنے جسم کا سارا زور لگانا پڑ رہا تھا، لیکن اس کے سوا چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ اللہ کو یاد کرتا ایک ایک تختہ اوپر اٹھتا گیا۔ ادھر کیبن میں اس کے سب ساتھی ہاتھ اٹھائے اس کے لیے دعا میں مصروف ہو گئے۔ فاروقی کو ہر تختے پر اپنی طاقت کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، تھکن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اس کی ہمت قائم تھی۔ آخر وہ اس سے اوپر والے روشن دان تک پہنچ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک منزل اوپر آنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ابھی دو منزلیں اور باقی تھی۔ وہ چڑھتا رہا اور اس طرح تیسرا روشن دان آ گیا۔ اب اس میں نئی روح بیدار ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد عرشے کی باری تھی، اور پھر اللہ اللہ کر کے وہ عرشے پر آ گیا۔ عرشے پر آتے ہی وہ لمبا لیٹ گیا۔ اس کا سینہ لوہار کی دھوکنی کی طرح چل رہا تھا۔ اس قدر لمبے سانس شاید اس نے کبھی نہیں لیے تھے۔ آدھے گھنٹے تک بے سدھ لیٹے رہنے کے بعد اس نے کروٹ بدلی اور لیٹے لیٹے سر کو ذرا سا اٹھا کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا دور، بہت دور، عرشے کے آخری سرے پر وہ سب لوگ جمع تھے۔ ان کے سروں پر ایک بڑا بلب روشن تھا، ہاتھوں میں شرابوں کی بوتلیں۔ وہ اچھل کود رہے تھے اور ان بوتلوں سے شرابیں پی رہے تھے۔ شاید ان پر قابو پانے کی خوشی میں وہ جشن منا رہے تھے، اور ان کا یہ جشن ان کے حق میں بہت مفید تھا۔ شراب پی پی کر وہ مدہوش ہی ہوتے اور صبح تک انہیں کسی چیز کا ہوش نہ رہتا، اور اس طرح ان کا راستہ صاف تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی مجھے اسی طرح لیٹے رہنا چاہیے جب تک یہ بے سدھ نہ ہو جائیں، حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اسی طرح لیٹا رہا یہاں تک کہ وہ مسلسل 2 گھنٹے تک اچھل کود مچانے کے بعد عرشے پر گرنے لگے، ایک ایک کر کے بے سدھ ہوتے چلے گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ سب کے سب گہری نیند میں جا چکے ہیں، تب وہ سینے کے بل رینگتے ہوئے ان کے نزدیک آیا۔ ان کی تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے ان میں سے کئی کی جیبوں سے پستول نکال لیے اور پھر سیڑھیوں کی طرف رینگنے لگا۔
मारे खुशी के उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा था। अगर आवाज़ पैदा होने का डर ना होता तो वो कई कई सीढ़ियां फलांग जाता और फिर आखिरकार फारूकी हवालात के बैरूनी दरवाजे के सामने पहुंच गया। सब साथी पहली ही सीढ़ी पर टिकटिकी बांधे बैठे थे। उस पर नज़र पड़ते ही उनके चेहरे भी खिल उठे। सूखे धानों में गोया जान आ गई। साथ ही इंस्पेक्टर जमशेद ने फारूकी को इशारों में खबरदार किया कि दरवाजे को हाथ ना लगाए, पहले करंट ख़त्म करे। फारूकी ने दाएं बाएं का जायज़ा लिया। एक जगह नंगी तार दरवाजे से चिपसा की गई थी। उसने प्लग निकाल दिया और फिर ताले को खोलने में उसे सिर्फ 3 मिनट लगे। अब सब बाहर आ गए और वो बेतहाशा फारूकी से चिमट गए, क्योंकि फारूकी ने वाकई एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया था जिसकी मिसाल खुद उसकी ज़िंदगी में पहले नहीं मिल सकती थी। जयराल के साथ दूसरे बड़े टकराव में उसने रस्सी पर लटक कर एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक का फासला ज़रूर तय किया था। वो काम भी बहरहाल बहुत मुश्किल था, लेकिन ये तो तकरीबन नामुमकिन था। कितनी ही देर वो उससे चिमटे रहे, आखिर उसे ही बहुत दबी आवाज़ में कहना पड़ा, अब बस भी करें, मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वो मुस्कुरा दिए और उससे अलग हो गए। अब सब ऊपर आए। वो पूरी तरह चौकन्ने थे, क्योंकि पहले ही कई दफ़ा चोट पर चोट खा चुके थे। उन्होंने देखा कि अरशे पर हालात उसी तरह थे जिस तरह फारूकी छोड़ कर गया था। ये देखकर उन्हें और ज़्यादा खुशी हुई। जहाज़ के अरशे पर रस्सियों की कमी नहीं थी। उन्होंने पहले उन सब के असले पर कब्जा किया। फिर खान रहमान और इंस्पेक्टर जमशेद राइफलें तान कर खड़े हो गए। बाकी सब ने उन सब को बांधने का काम शुरू कर दिया। ये उन्होंने पहले ही देख लिया था कि नायब कप्तान और वो अमला जो जहाज़ चलाने का जिम्मेदार होता है, वो भी उनमें शामिल था। जश्न मनाने के चक्कर में वो हर एहतियात भूल बैठे थे। दूसरा, शराब चीज़ ही ऐसी मनहूस है, उसने उनके हवास ही ख़त्म कर दिए थे। जब सब लोगों को बांध लिया गया तब इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से आवाज़ निकली, लेकिन सब ने उनकी तरफ देखा। ये आप लेकिन कहाँ से लेके आए? फारूकी से रहा ना गया। इसे लाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो शख्सियत कहाँ है जिसकी खातर ये सारा हलचल है। ये तो अब ये लोग ही बताएंगे, वो भी होश में आने के बाद, और सुबह से पहले ये होश में आएंगे नहीं, ये बात भी है। तब फिर अब क्या किया जाए? हम अपने तौर पर उन्हें तलाश करते हैं। वो 3 कैदी हैं। अरे हाँ जुंजू, मेरा मतलब है इस सिलसिले में वो हमारी मदद कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं? उन लोगों ने अपने कैदियों को कहाँ रखा होगा? मैं तो बस इसी कैद खाने से वाकिफ़ हूँ। ये भी बताता चलूँ, मैं इस जहाज़ का ज़्यादा पुराना मुलाजिम नहीं हूँ। चंद साल हुए हैं जब मैंने ये मुलाजमत इख्तियार की थी। खैर, हम खुद ही उन्हें तलाश करने की कोशिश करते हैं। खान रहमान और प्रोफेसर साहब उन लोगों के पास ठहरें और कलाशन कोफे उनकी तरफ ताने रहें। खड़े भी हों उनसे कुछ फासले पर, उनसे ज़्यादा नज़दीक ना हों। लेकिन जमशेद, हमें डर लग रहा है। ये लोग बहुत मुश्किल से काबू में आए हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्यों ना हम बाद में तलाश कर लें? नहीं, ये तो खैर उनके साथ ज़्यादती होगी। कैद का एक एक पल मुश्किल होता है। तब फिर जमशेद, खतरा हो सकता है तो यहाँ, इसलिए तुम और मैं यहाँ ठहरते हैं। ये लोग जुंजू के साथ नीचे जाएं और कैदियों को तलाश करें। हाँ, ये ठीक रहेगा। हमें इस मरहले पर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहिए। हम तो खैर मोल नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो मुफ्त में मिल जाए और ज़बरदस्ती गले पड़ने लगे तो हम क्या कर सकते हैं? सब्र और शुक्र, फारूकी ने फ़ौरन कहा। सब लोग मुस्कुरा दिए। फिर इंस्पेक्टर जमशेद और खान रहमान चौकस खड़े हो गए और बाकी लोगों ने नीचे का रुख किया। उन्होंने कैद खाने के आसपास की सारी जगह को अच्छी तरह देखा भाला, लेकिन वो तीनों कैदी कहीं भी नज़र न आए। अब क्या किया जाए? करना क्या है? कप्तान राडाक पीटर की ज़ुबान खुलवाते हैं, क्योंकि उसे बहरहाल मालूम है कि किसे अगवा करके जहाज़ पर लाया गया है और कहाँ रखा गया है।
हाँ ये ठीक है, लेकिन पहले तो हम अपने तौर पर उन्हें तलाश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और फिर वो सब नीचे आ गए। नीचे हालात पुरसकून थे, कहीं किसी गड़बड़ के आसार नजर ना आए। अब उन्होंने जुंजू की मदद से तलाशी शुरू की। वहाँ कई कैद खाने नजर आए, लेकिन वो तीनों कैदी किसी कोठरी में भी नजर ना आए। उस जहाज में ज़रूर कोई खुफिया जगह है। मेरा मतलब ये है कि वो तीनों कैदी ज़रूर उस खुफिया मकाम पर रखे गए हैं। आपकी बात दिल को लगती है, जुंजू ने जल्दी से कहा। तो क्या आपको वो खुफिया जगह मालूम है? नहीं, उसने ज़ोरदार अंदाज में सर हिलाया। अगर कैदी ना मिले तो इसका बस एक ही मतलब होगा, इंस्पेक्टर जमशेद ने परेशानी के आलम में कहा। क्या क्या मतलब होगा? कई आवाज़ें उभरी। ये कि उन लोगों ने हमें जजीरे पर छोड़कर उन कैदियों को भी समुंदर में गिरा दिया होगा। नहीं नहीं, ऐसा ना कहें, महमूद, फारूकी और फरजाना एक साथ चिल्लाए। ये अभी एक ख्याल है जो बिल्कुल गलत भी हो सकता है, लिहाजा हम उन लोगों के होश में आने का इंतज़ार कर लेते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से ये अब हमारे कब्ज़े में हैं। ये तो जब होश में आएंगे अब्बा जान, आएंगे। हम पहले तो जहाज़ का रुख मोड़ना चाहिए, वरना हम अपने मुल्क से लम्हा बे लम्हा और दूर होते चले जाएंगे। फरजाना चौंकी। आओ खान रहमान, पहले ये काम कर लें। वो इंजन रूम में दाखिल हुए। उन्होंने सिमतें बताने वाले नक्शों को गौर से देखा। उस वक़्त जहाज़ जिस सिमत में जा रहा था उसका भी जायज़ा लिया और फिर GPS के ज़रिए हिसाब किताब लगाकर उसका रुख मोड़ दिया और सिमत मुतअय्यन कर दी। अब उन्हें यकीन था कि जहाज़ का रुख उनके अपने मुल्क की तरफ हो गया है। इस काम से फारग होकर वो अपने साथियों के पास आए। आखिर सुबह हो गई। कप्तान और उसका अमला अभी तक बेसुध पड़े थे। मेरा ख्याल है कि अगर हम उन्हें हलाएं झुलाएंगे नहीं तो ये दोपहर से पहले तो नहीं उठेंगे, खान रहमान बोले। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उनके चेहरों पर खूब पानी छिड़का जाए। प्रोफेसर हंसे। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले उनकी रस्सियाँ चेक कर ली जाएं, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। और फिर उनकी रस्सियाँ चेक की गईं। वो सब के सब मजबूती से बंधे हुए थे। अब उन पर पानी डाला गया।